हाँ जी, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन का मतलब है कितने तरह की कॉस्ट होती है और उनको कैसे कौन कौन से हेड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक क्वेश्चन या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट या किसी फॉर्म में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में आता है। दूसरा, अगर हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो इससे आगे हम एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। जहां पे अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आती है तो वो कॉस्ट शीट भी समझ में आएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द ग्रुपिंग ऑफ कॉस्टिंग या ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन है नॉर्मली डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से दी होगी, लेकिन तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग होती है कॉस्ट की। उसमें जो सबसे पहली आती है दैट इज बाय नेचर और एलिमेंट। दूसरी आती है बाय फंक्शन। तीसरी आती है बाय वेरिएबिलिटी और बाय बिहेवियर। चौथी आती है बाय कंट्रोलेबिलिटी। पांचवी आती है बाय नॉर्मालिटी। और छठी जो आती है दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। इन 6 की 6 क्लासिफिकेशन में फर्दर कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। उस क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी तरह की कॉस्ट आती है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट आती हैं, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में बात करेंगे। आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ठीक है, या डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने क्लासिफिकेशन लिखने के बाद वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करना है, सारा एक्सप्लेन नहीं करना। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन बताओ, फिर आपको सारा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड बाय नेचर और बाय एलिमेंट। ठीक है, इसको हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हाँ, ये एक डायग्राम है। आपको नॉर्मली कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट, डिफाइन कॉस्ट, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें ये ध्यान रखना है सारी क्लासिफिकेशन नहीं आएगी, उसमें खाली एलिमेंट्स की डिटेल क्लासिफिकेशन आएगी। उससे पहले सिर्फ बताओगे कि क्लासिफिकेशन 6 एड्स की तरह होती है और इसमें एलिमेंट कॉस्ट किस तरह से क्लासिफाई की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन बाय नेचर या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और अब अगर हम इसकी बात करें, ये क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? दिस इज क्लासिफाइड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द टोटल कॉस्ट। ये जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है जिसमें सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आता है, उसके बाद लेबर कॉस्ट आता है और उसके बाद ओवरहेड्स कह देते हैं, अदर एक्सपेंसेस कह देते हैं। ठीक है, और जो इनमें तीनों में कवर नहीं होता, ये जो ऊपर 3 हेड्स लिए हैं तो वो है एक पूरे प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होती है। उस प्रोडक्ट के ऊपर फिर ओवरहेड्स आ जाते हैं जिसमें फिर 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। हम इनको एक बाय एक एक्सप्लेन, वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आप उस कॉस्ट की बात करते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट में आपका मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई की जाती है। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल विच कैन बी प्रेजेंट इन द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, या और इट कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई मटेरियल डायरेक्टली एक प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो सकता है तो हम उसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? एग्जांपल है जैसे सपोज कोई ड्रेस है, ड्रेस में आप डायरेक्टली क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप क्लोथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है दैट इज, अगर हम सपोज बात करें लेबर की टर्म्स में तो डायरेक्ट लेबर की अब बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर क्या है? लेबर विच इज डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, इनमें वो एम्प्लॉयज आ जाते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी किया था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते होते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट वेजेस और ये एक आइटम डालते होते थे, तो वो जो डायरेक्ट वेजेस है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाती है। और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है कि जब प्रोडक्शन आपकी चल रही है उस टाइम पे आपके जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हैं और वो मशीनरी आपने रेंट पे ली हुई है, तो मशीनरी के बिना आपका फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो
जो मशीनरी आपने रेंट पे दी हुई है उसका जो रेंट पे कर रहे हैं वो आपका अदर एक्सपेंसेस में, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर अगर सपोज इसका एक और एग्जांपल देना हो तो कई बार वो मशीनरी आपकी तो है अपनी, लेकिन डिफेक्टिव हो गई, तो डिफेक्टिव हो गई तो अब आप उसको रिपेयर कराओगे तो वो जो रिपेयर है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालोगे, या उसकी लुब्रिकेशन के लिए अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो। ठीक है। तो ये तीन कंपोजिशन है मटेरियल के अंदर, डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉय के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉय, और एक्सपेंसेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसी तरह क्लासिफिकेशन होती है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन इनके बिना फिनिश प्रोडक्ट बन नहीं सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार कुछ चीजों में कुछ वेस्ट मटेरियल साथ में यूज होता है। ठीक है। जैसे सपोज आप वेल्डिंग देखें तो वेल्डिंग करते हैं तो वो एक तार होती है, तार से वो वेल्डिंग करते हैं, वो तार कंज्यूम हो जाती है और वो वेल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट मटेरियल यूज होता है, एज अ वेस्ट मटेरियल यूज होता है, या जो यूज करना जरूरी होता है लेकिन वो प्रोडक्ट में कहीं नहीं दिखता, वो ऑटोमेटिकली उस क्या कहते हैं उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो प्रोडक्ट में दिखता नहीं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, सपोज कोई बॉयलर है। ठीक है। आप चीजों को बॉयल करना जरूरी है, कुछ क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बॉयलर का यूसेज होता है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी डलते होंगे। ठीक है। तो वो सारे जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है। वो मटेरियल यूज हो रहा है लेकिन उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती, ये भी पता है, लेकिन जो मटेरियल तैयार होके आएगा उसमें उसका कहीं भी उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं होगी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अभी बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज चल रही है तो सी यूनिट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज होते हैं। ठीक है। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज होते हैं लेकिन कहीं भी स्टील में ये नहीं दिखता कि इसका ये वाला पोर्शन ऑक्सीजन है। ठीक है। तो इस तरह की जो कंजप्शन है, ये जो जिस सप्लीमेंट मटेरियल्स होते हैं इनको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में अब कई बार डायरेक्ट लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस भी हमें देनी पड़ती है। उनमें जो सबसे पहला एग्जांपल आता है अब ये है कि कुछ लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लगी हुई है, जिसका काम है कि उसने प्रोडक्शन करनी है, लेकिन इसी के साथ उसको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। तो जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में आ जाती है, क्योंकि वो पर यूनिट कॉस्ट में आइडेंटिफाई नहीं हो रही एट दी फर्स्ट स्टेज, वो लेटर स्टेज में उसके साथ ऐड होती है। ठीक है। उसी तरह अगर सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज लिए हुए हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हम कुछ पे करते हैं। ठीक है। तो जो भी उसको पे कर रहे हैं वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी लेबर में आ जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं, उसमें जो एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं। अब सपोज आप लाइट यूज कर रहे हो, आप टेलीफोन यूज कर रहे हो, कई बार उसके बिना प्रोडक्शन, मतलब आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक विंग से दूसरे विंग आपको टेलीफोन चाहिए, तो आप अगर वो यूज कर रहे हो। ठीक है। अगर कोई हीटिंग प्रोसेस है, हीट यूज कर रहे हो, तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते। ठीक है। लेकिन इस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो उस प्लांट की इंश्योरेंस भी कई बार करवा लेते हैं। अब जो इंश्योरेंस आप करवाते हैं उसका आपके फिनिश प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको उसकी इंश्योरेंस के चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। उसके एनुअली उसका प्रीमियम देना पड़ता है। तो वो जो प्रीमियम है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद फिर हम अगली जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ द ओवरहेड्स। तो जो ओवरहेड्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, तीन स्टेजेस वाइज उन्होंने बनाए हुए हैं, तीन तरह के ओवरहेड्स हैं। वो कहते हैं कि अगर हम किसी एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीजें होती हैं। एक होती है प्रोडक्शन, जो नॉर्मली फैक्ट्री में होती है। फिर उस प्रोडक्शन के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए एक ऑफिस बना होता है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। और फिर जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, फिनिश प्रोडक्ट बन गया, उसको सेल करने के लिए कहीं हमारा एक शॉप होगी या कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। तो इसी तरह से उन्होंने तीन पार्ट्स में ओवरहेड्स को क्लासिफाई किया, जिसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन है प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
ये वो ओवरहेड्स हैं विच आर डायरेक्टली incurred in the factory premises. ठीक है। अब फैक्ट्री प्रेमिसेस की रनिंग के लिए जो जो भी ओवरहेड्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की रेंट है, फैक्ट्री की पावर है, पावर कनेक्शन दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। तो जो इस तरह के खर्चे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाते हैं, जिनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। दूसरे जो खर्चे हैं दैट आर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कौन से हैं? जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं। अब उनमें कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं? खर्चा आ जाता है ऑफिस का रेंट, ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस के टेलीफोन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। उसके बाद हम अगली जो बात करते हैं दैट इज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है? अगर जब हम फिनिश प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, उसको सेल करने के लिए या उसकी रीच मार्केट में बनाने के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, उनको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कौन कौन से आ सकते हैं खर्चे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या कोई हमने सेल्समैन रखा है, उसको सैलरी देनी है या उसको कोई कमीशन देना है, ठीक है। उसके बाद कोई अगर हमने सपोज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल्स वगैरह कर दिया, ठीक है, तो इस तरह के उनके पेट्रोल एक्सपेंसेस जो आपका सेल्समैन है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन आए बाय नेचर ऑफ एलिमेंट कॉस्ट को एक्सप्लेन करो या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को एक्सप्लेन करो, तो हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है ये टेबल के हिसाब से हम बना देंगे कि ये चार कैटेगरीज में क्लासिफाई होती है। एक मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस और उसके बाद ओवरहेड्स, ठीक है। अब ओवरहेड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उन्हीं को हम कई बार ओवरहेड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो मटेरियल कॉस्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, अदर एक्सपेंसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बन जाते हैं लेबर, और अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बन जाते हैं। लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन है वो तीन है, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। अगली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो फंक्शंस में अगर आप देखोगे कुछ चीजें हैं जो आपने यहीं पे पढ़ ली हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पढ़ ली हैं उनको जैसे यहाँ पे समझ में आया वैसे वहां पे एक्सप्लेन कर देना, लेकिन क्लासिफाई डिफरेंट तरीके से कर देना, ठीक है। अगर जो नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फंक्शंस के हिसाब से जो पहली कॉस्ट है, पहले हम इस फंक्शंस को समझेंगे क्योंकि ये फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शंस के हिसाब से आपकी कॉस्ट शीट बनती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट तरह की कॉस्ट निकलती है जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में करेंगे। तो फंक्शंस के हिसाब से जो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट निकल के आती है, उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसमें एक्सपेंसेस ऐड करते हैं तो हम हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आती है उस कॉस्ट को हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद इसमें फिर ओवरहेड्स आ जाते हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है जिसको हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी पढ़ा है उसको कह देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, जब उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते हैं। फिर जब हम इसमें सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी हम डिपेंड करता है, अगर वो इट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन तो वो ऊपर चली जाएगी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाएगी, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चली जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने एक्सप्लेन कर लिया था कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर हमने एक्सप्लेन कर लिया था, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने एक्सप्लेन कर लिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हमने ऊपर एक्सप्लेन कर लिए थे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करके लिखना है। सेलिंग में हमने लिखना है ये वो ओवरहेड्स हैं जो सेलिंग प्रोडक्ट की सेलिंग में हेल्प करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी के 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं या 5 डिफरेंट शोरूम्स हैं, ठीक है, और उस शोरूम्स पे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो शोरूम पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे सेलिंग ओवरहेड्स हैं। लेकिन अब फैक्ट्री से लेके शोरूम तक हमें सामान को पहुंचाना पड़ता है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। डीलर्स अगर रखे हुए हैं तो डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो आने जाने की जो कॉस्ट है प्लस जो भी एम्प्लॉय उसके रिलेशन में आपने रखा हुआ है, ये सारे खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में चले जाते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जैसे कि मैंने बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसलिए जाती है ताकि अभी हम जैसे परफॉर्म कर रहे हैं अगली बार इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होती है। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ऊपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर चली जाएगी, ऊपर का मतलब है वो फैक्ट्री कॉस्ट में आ जाएगी। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाएगी। अगर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आ जाएगी। ठीक है, अगली जो कॉस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज ऑफ वेरिएबिलिटी और बिहेवियर। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर वेरिएबिलिटी की बात करें तो कॉस्ट 3 तरह की होती है। एक को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड रहती है रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, दूसरी जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी होती है जो वेरी करती है आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट 0 है। ठीक है, और अगर आउटपुट 10,000 से 20,000 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सेमी वेरिएबल होती है जो एक स्टेज तक फिक्स रहती है, उसके बाद वेरिएबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज कोई टेलीफोन कनेक्शन लगाते हैं या अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हैं तो वो कहते हैं आप चाहे मीटर एक भी यूज ना करो, एक भी कॉल मत करो, लेकिन हम मिनिमम रेंट आपको इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा यूसेज कर ली तो आपको रेट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज में, अब इसको लिखना कैसे ये देख लेते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड फॉर अ पीरियड। ठीक है, एंड इट इज अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब चाहे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े या कम हो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और फिर साथ में इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? रेंट, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, चाहे 10,000 यूनिट करो प्रोड्यूस, चाहे 2 यूनिट करो, आपका रेंट जो है वो सेम आना ही आना। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट, इसको कैसे लिखना है? दीज कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, एन इंक्रीज इन एक्टिविटी will lead to increase in variable cost, decrease will lead to decrease in variable cost। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इसके सीधे हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। दीज आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन। ठीक है, एक लेवल तक फिक्स्ड रहेंगे, उसके बाद दे विल बी अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन एक्टिविटी। एग्जांपल्स क्या है? टेलीफोन बिल है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलेबिलिटी। अगर हम कंट्रोलेबिलिटी की बात करें तो जो कॉस्ट है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। एक को कहते हैं हम कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि नाम बताता है जो कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है, ठीक है, उसको हम कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो कंट्रोल नहीं की जा सकती। अब ये सवाल उठता है कि कैसे कंट्रोल की जा सकती है और कैसे नहीं कंट्रोल की जा सकती। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। नाउ सी, आप एक फैक्ट्री चला रहे हो। ठीक है, उस फैक्ट्री में अगर आप एक सुपरवाइजर रख लेते हो तो सुपरवाइजर क्या करेगा? वो 2 चीजों का ध्यान रखेगा। एक तो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी वेस्टेजेस ना हो, और दूसरा वो ये देखेगा कि जो लेबर आप यूज कर रहे हो या जो लेबर काम कर रही है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम। अब एक दिन वो सुपरवाइजर छुट्टी पे चला जाता है तो जो लेबर है या जब मटेरियल कंज्यूम हो रहा है तो अब आपको पता है कोई आपको चेक नहीं कर रहा, तो वेस्टेजेस भी इंक्रीज हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है, तो खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो अगर सुपरवाइजर आप अपॉइंट कर दोगे तो आपकी मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब है अब आप उस फैक्ट्री को आपने रेंट पे लिया हुआ। ठीक है, अब रेंट पे लिया हुआ है वो वाली फैक्ट्री का रेंट, चाहे सुपरवाइजर आए चाहे ना आए, सुपरवाइजर के आने या ना आने से उस कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपरवाइजर उस कॉस्ट को कंट्रोल नहीं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमने इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय अ मैनेजर इज कॉल्ड कंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट which cannot be controlled by a member or of an undertaking is called uncontrollable cost। और साथ में एक छोटा छोटा एग्जांपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मटेरियल और लेबर कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अपॉइंटिंग अ सुपरवाइजर। ठीक है, अब इसमें हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल योर रेंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द अंडरटेकिंग।
अगली हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी की अगर हम बात करें तो कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक को कहते हैं नॉर्मल कॉस्ट, एक को कहते हैं अनॉर्मल कॉस्ट। हमने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी, ठीक है, एट दैट टाइम आल्सो वी क्लासिफाइड कंसाइनमेंट का जब हम क्वेश्चन करते थे तो नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट आपको याद होगी, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब है हमें ये पता है इतनी नॉर्मल वेस्टेज हो ही जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल कॉस्ट को लिखेंगे कैसे? इट इज दैट कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है। इतना पता है हमें, इतना मटेरियल लगना ही लगना है, इतनी लेबर लगनी है, ये सारी नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है। अब लेकिन कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पे हमें ये नहीं पता होता कि कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। उस नॉर्मल से हट के जो कॉस्ट हमारी इनकर हो जाती है उसको हम अब नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कॉस्ट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है अभी जो प्रेजेंटली कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, आपकी फैक्ट्री चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो जो भी खर्चा आप पे कर रहे हो नॉर्मल कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। जो भी आप लेबर को पे कर रहे हो वो सारा नॉर्मल कॉस्ट में आ जाता है। अब अगर सपोज आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, स्टिल इन ऑर्डर टू रिटेन द एम्प्लॉइज या उनके वेलफेयर को दिमाग में रख के आप उनको फिर भी सैलरी दे रहे हो, प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही, अब नॉर्मल कॉस्ट हो गई। दूसरा एग्जांपल, इसी सिचुएशन में आप उनको नॉर्मल सैलरी दे रहे हो, आपकी प्रोडक्शन भी नॉर्मल चल रही है, लेकिन एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया, आपको उनको वहीं फैक्ट्री में रिटेन करना है, घर नहीं जाने देना, और वो जो सारा खर्चा है वो आप इनकर कर रहे हैं, वो अब नॉर्मल कॉस्ट। फैक्ट्री को सैनिटाइज करा रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा आपका अब नॉर्मल कॉस्ट होगी, बिकॉज नोबडी न्यू कि ये वाला खर्चा आपको इनकर करना पड़ सकता है। उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज बेस्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब सारी जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग या टॉप मैनेजमेंट ने जब डिसीजन लेना है उस टाइम पे वो कौन कौन सी कॉस्ट को कंसिडर करता है, किस किस तरह की वो कॉस्ट होती है, वो सारी आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट, प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कौन सी होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो अभी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमने पहले से एक लेवल डिटरमिन कर लिया कि हमारा इतना खर्चा आएगा, ठीक है। उसको हम प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कह देते हैं। लेमैन के टर्म्स में अगर बात करें, अगर मैंने कहीं घूमने जाना है, ठीक है, मेरी फैमिली है, 3 मेंबर हो गए फैमिली के, तो मैं एक एडवांस में सोच लेता हूँ कि यार मेरा 1 लाख, 1,50,000, 5 लाख इतना खर्चा आ जाएगा। तो इस तरह जो मैं पहले कंपनी में डिटरमिन कर लेता हूँ उसको मैं प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कहता हूँ, ठीक है। लिखना कैसे है? विच इज कंप्यूटेड इन एडवांस बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो इसी से रिलेटेड है उसको कह देते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, किसी और कंपनी के नॉर्म्स को देखा, हमने अपने पिछले साल के नॉर्म्स को देखा और हमने एम्प्लॉइज को ये बता दिया कि भाई इतनी 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 ही कॉस्ट आपने करनी है, दिस इज अ स्टैंडर्ड, हमने इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें किस चीज में हेल्प करती है? ये हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम प्राइस कितना रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की हमने जो प्राइस है वो पहले से डिसाइड किया हुआ है, इट विल बी इन द रेंज ऑफ 200 to 250, ठीक है। और हमने ये भी मान के चल रहे हैं कि हमें जो पूरी जो कॉस्ट है वो 150 रुपए में उसकी पूरी टोटल कॉस्टिंग पड़नी चाहिए, ठीक है, जिसको हम 200 से 250 में बेचेंगे, 50 रुपीज हम प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और 50 रुपीज जो हम लेके चल रहे हैं वो है हमारे अदर ओवरहेड्स। तो मैं स्टैंडर्ड सेट कर दूंगा एडवांस में ही कि अगर मुझे 150 पर यूनिट कॉस्ट लेके आनी है तो मुझे मटेरियल का इतना रखना है कि मटेरियल की कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर की 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 50 से ज्यादा नहीं, और 50 रुपए मेरे ओवर है इनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ही मुझे 200 का पड़ेगा और तो ही मैं उसको 250 में सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड हमने एडवांस में सेट कर दिया दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। लिखेंगे कैसे? इट इज अ प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है, ये भी प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है, ठीक है, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स का मतलब है अगर सही ढंग से काम करोगे तो इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो प्री डिटर्मिन्ड में एक रफ एस्टिमेट था, स्टैंडर्ड में थोड़ा और क्लियर हो गया कि इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। उसके बाद तीसरा जो है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी आपने पढ़ा हुआ है पहले इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
जब भी आउटपुट वेरी करता है, एक यूनिट बढ़ेगा एक यूनिट कम होगा, जो भी डिफरेंस उस एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रही है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद है एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट का क्या मतलब है, हम एडवांस में ये एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है, कि टोटल इसकी कॉस्ट कैसे कितनी होगी। और ये एस्टिमेट क्या होते हैं, जनरली जब भी कोई नई चीज मैन्युफैक्चर करनी होती है तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना होगा, ठीक है, उसका टोटल प्रोडक्शन का खर्चा। ठीक है, अगर हमने कोई बिजनेस परचेज करना है दैट टाइम ऑल्सो वी रफली एस्टिमेट कि इतना उसको एक्वायर करने का खर्चा होगा। तो जो हम एस्टिमेट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है, नाम डिफरेंट डिफरेंट है बट दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जांपल प्री डिटरमिनेड भी एडवांस में सोचते हैं, एस्टिमेटेड भी एडवांस में सोचते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट को भी एडवांस में सोचते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग है बट बड़ा देयर इज वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। प्री डिटरमिनेड एक रफ एस्टिमेट है, स्टैंडर्ड है मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन बीच में आ जाती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है कि इसमें हमने कुछ डिटरमिन नहीं किया, हमने सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे जो कॉस्ट आती है दैट इज, सबसे पहली जो उसमें कॉस्ट आती है दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है जब भी हम कोई टेक्निक चेंज करेंगे प्रोडक्शन की, एट दैट टाइम देयर इज अ लाइकलीहुड कि हमारी कॉस्ट या तो बढ़ेगी या कम। फॉर एग्जांपल, हम एक पुरानी मशीन से अपने प्रोडक्ट को बना रहे थे, हमने एक नई मशीन ले ली मोर इफेक्टिव। ठीक है, अब वो नई मशीन हमने ली है, उसको रिप्लेस किया है पुरानी के साथ, तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट में कुछ फर्क पड़ेगा। हो सकता है वो पावर कम लेती हो सकता है वो प्रोडक्शन टाइम कम लगाती है। ठीक है, तो नाउ देयर विल बी डिफरेंस इन द कॉस्ट विच वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द टाइम जब वो अर्लियर मशीन हम यूज करते थे, और अब जो हम मशीन यूज कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो टेक्निक को कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। और जो कॉस्ट निकल के आती है उसको कहते हैं डिफरेंस कॉस्ट। तो इसको लिखना कैसे है, इट इज एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी प्रोसेस और मेथड ऑफ। ठीक है, और एग्जांपल दे देना साथ में कि अगर हम कोई भी change the existing method of production, that change will lead to increase or decrease in total cost। ठीक है, उसके बाद है imputed cost। है imputed cost है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, उस बिजनेस में कैपिटल है, तो कैपिटल मैंने दी हुई है, अब हमें लगेगा फ्री का है। ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ कॉस्ट पड़ती है। वो जो कॉस्ट है जिसको हम कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कह देते हैं, दुकान खोली है, अपने घर की ही दुकान है, अपने घर की ही जगह है, तो हम उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करते, लेकिन वो भी कॉस्ट तो पड़ रही है हमें किसी ना किसी तरीके। तो वो जो कॉस्ट है उसको हम इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ये इसका पहला करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, दिस इज द नोशनल कॉस्ट इन विच देयर इज नो कैश आउटले, एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसी होती है। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। कैपिटलाइज्ड अगर आपको ध्यान हो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स करते होते थे कि अगर कोई एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटलाइज कर दो, तो उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करते थे। तो कैपिटलाइज कॉस्ट कौन सी होती है, जिसको हमने एसेट बना दिया, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली इन कमिंग ईयर्स वी आर ट्रीटिंग दैट एसेट एज एन एक्सपेंस। और इसका एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, या कई बार इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है इट इज एसोसिएटेड विद योर फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, हमने कोई भी मटेरियल लिया, ठीक है, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग की और वो फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, वो जो टोटल खर्चा आया उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल टोटल डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज जो टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर है सब डाल के जो टोटल उसकी कॉस्ट बन गई उस मोबाइल की, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है बहुत जगह की जा सकती है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव चूज करना होता है। तो अगर एक अल्टरनेटिव चूज किया तो हमने बाकी को सेक्रीफाइस कर दिया, तो जो नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस कर दिया, जो कॉस्ट उसकी इंकर हुई दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ा सिंपल एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि सपोज हमने बैंक में पैसा रखा हुआ, ठीक है, 10 लाख रुपया बैंक में था, हमने 10 लाख रुपया विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 लाख से जो हमें इंटरेस्ट आ रहा था बैंक का,
दैट कैन बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम फिर बात करते हैं दैट इज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मेरे पास एक बंदा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आता है और वो मुझे कहता है कि सर ये आपका टोटल 25,000 रुपये का पूरी फैमिली का पे, लेकिन इसके नीचे एक क्लॉज है, इसमें कुछ तरह के एक्सपेंडिचर्स कवर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटल में सैनिटाइजर यूज किया, हॉस्पिटल में आपने सिरिंजेस यूज की, ठीक है, या और कुछ इस तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जो इसमें कवर नहीं। मैं उसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे एक ऐसा प्लान बता कि जिसमें सारा कवर हो जाए। वो कहता है वो भी प्लान है हमारे पास, उसमें आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो व्हाट आई चूज नॉट टू गो गिव 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है, और भगवान ना करे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ तो मुझे बाकी तो सारा इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है, लेकिन वो सिरिंजेस, वो क्या कहते हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स, पट्टियां एंड ऑल दैट, उनके वो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स नहीं कर रही, ठीक है। तो वो जो पैसा है वो मैंने अपनी पॉकेट से खर्च किया, दैट काइंड ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने, इसका मतलब क्या है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें, विच इन्वॉल्व कैश बी अवॉइडेड, कैश बचाया जा सकता था, सेव किया जा सकता था अगर मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। अगर मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता या उस प्रपोजल को ना एक्सेप्ट करने का मुझे ये खर्चा देना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अगली जो हम बात करते हैं दैट इज शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट का मतलब है ये वो कॉस्ट है जो चाहे आप बंद कर दो कोई बात नहीं, लेकिन ये खर्चे आपको देने नहीं पड़ेंगे। प्लांट 4 दिन बंद है, 10 दिन बंद है, इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट भी कई बार कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट्स है, डेप्रिसिएशन है, रेट्स है, ये चीजें आपको देनी ही पड़ती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर डूइंग द प्रोडक्शन यू आर नॉट डूइंग द प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज योर संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है, संक का क्या मतलब होता है? संक का मतलब होता है डूब जाना। डूब गई का मतलब है, ऑफ कोर्स ये वो मतलब नहीं है कि हमारे पैसे डूब गए अब ये वापस नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स कुछ हद तक संक कॉस्ट को रिकवर भी किया जा सकता है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपने एक मशीनरी आप यूज कर रहे थे, वो मशीनरी आपकी पुरानी हो गई एंड यू रिप्लेस इट। अब आपने जो रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद अब पुरानी जो मशीनरी है वो आपकी बिल्कुल साइड पे पड़ी है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब बुक्स में आपने उसकी कुछ वैल्यू दिखाई हुई है, मे बी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मान लीजिए उस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो आपने 50,000 रुपये दिखाई हुई है, मार्केट में जब उसको बेचने गए तो वो सिर्फ 25,000 रुपये की बिकी। जो 25,000 रुपया आपका डूब गया, दैट इज कॉल्ड सम कॉस्ट। या ये भी हो सकता है मार्केट में वो रीसेल हो ही नहीं सकती, तो जो भी आपने रिटर्न डाउन वैल्यू उस मशीनरी की लिखी हुई थी उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा तो आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो बट यू नो एक्चुअली कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो दैट कॉस्ट जो इस तरह से कोई भी नई चेंज लाने के बाद डूब जाती है, दैट इज कॉल्ड सम कॉस्ट। अब इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, ट्यूशन सेंटर बंद हो गया, अब उसका जो भी फर्नीचर है नया हमने खरीदा था, लेकिन आज की डेट में अगर कोई मार्केट में बेचने जाओ तो 1/10 ऑफ उसका प्राइस भी नहीं मिल रहा, तो जो आपके पैसे डूब गए दैट इज नोन एज योर सम कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, ठीक है। जो हमने बात की है एक बार हम इसको फिर दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। हमने आज बात करी है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। हमने ये बताया कि 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जा सकती है। पहला एलिमेंट, सेकंड वन इज फंक्शंस, थर्ड वन इज वेरिएबिलिटी, फोर्थ वन इज कंट्रोलेबिलिटी, फिफ्थ वन इज नॉर्मालिटी एंड मैनेजर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो एलिमेंट्स के बाद में हमने बात की तो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सॉरी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और उसके बाद फिर फर्दर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल इज रिलेटेड टू सर्टेन ओवरहेड्स जिनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कह देते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की फंक्शन के हिसाब से कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 8 डिफरेंट कैटेगरी, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर हमने बात की वेरिएबिलिटी के हिसाब से 3 तरह की क्लासिफिकेशन है जिसमें फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आते हैं। उसके बाद हमने बात की कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से 2 तरह की क्लासिफिकेशन है जिसमें कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल आती है।
उसके बाद नॉर्मलिटी के हिसाब से नॉर्मल और अब नॉर्मल कॉस्ट आती है। फिर हमने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन में बात करी। प्री डिटरमिन्ड आती है, स्टैंडर्ड आती है, मार्जिनल आती है, एस्टिमेटेड आती है, डिफरेंशियल कॉस्ट आती है, इम्प्यूटेड आती है, कैपिटलाइज्ड आती है, प्रोडक्ट कॉस्ट आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट आती है, सम कॉस्ट आती है और शट डाउन कॉस्ट आती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।